हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को क्रेडिट रिस्क, बाज़ल, आईएफआरएस 9 या रिस्क रेगुलेटरी इनमें से किसी भी टीम में काम करना है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप एस्पायर कर रहे हो क्रेडिट रिस्क की किसी भी जॉब के लिए तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बाज़ल अकॉर्ड्स बेसिकली काम करती हैं बैंक्स के अंदर, एंड इनके क्या क्या ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हर एक कंपनी फॉलो करती है, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं आज। एंड ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए एक्चुअली मैं स्पेशली बना रहा हूं बिफोर 2026, ताकि आप लोग जो इंटरव्यू देने वाले हो इस महीने या अगले महीने, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, जब भी देखिए बैंकिंग में सुपरविजन की बात होती है तो दो मॉडल्स काफी ज्यादा निकल के आते हैं। हर एक कंपनी में आप सुनोगे, हर एक बैंक में आपने इन दो मॉडल का नाम जरूर सुना होगा। वो है आईएफआरएस 9 और बाजल। अब बाजल हो या आईएफआरएस 9 हो, दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है, वो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होती है रेगुलेशंस। और ये जो रेगुलेशंस है इनकी हमें जरूरत क्यों होती है बेसिकली वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जांपल लूं, जिस टाइम पे लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था और पूरा होम लेंडिंग का जो पोर्टफोलियो था वो पूरी तरह से गिर गया था उनका, जिसकी वजह से वो पूरा बैंक कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था। तो टू अवॉइड सच सिचुएशंस पूरे वर्ल्ड ने इस चीज पे काफी ध्यान दिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये रेगुलेशंस निकल के आई थी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे दो फेमस रेगुलेशंस हैं, पहली है आपकी आईएफआरएस 9 जो कि यूएस में ज्यादा फॉलो होती है, एंड दूसरी जो है वो होती है बाजल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली जो बाजल है ये किसने बनाई है? स्विट्जरलैंड में एक कमिटी है जिसका नाम है बाजल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। सो बेसिकली उन्होंने ये बिल्ड करी है बाजल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। इसका नाम बाजल क्यों है मॉडल का? क्योंकि ये जो जगह है स्विट्जरलैंड में जहां पे इस कमेटी का जो ऑफिस है उसका नाम ही बाजल इटसेल्फ है। ओके, अब जो बाजल कमेटी है इन्होंने बेसिकली ये क्यों बनाया? 2008 के क्राइसिस को देखते हुए इन्होंने इसको काफी स्ट्रिंजेंट किया है। जो बाजल है ना, ये टोटल 3 पार्ट्स में आया है मार्केट में। सो सबसे पहले बाजल 1 आया था जो कि 1980s के आसपास आया था, टू बी प्रिसाइज 1988 के आसपास आया था। उसके बाद जो सेकेंड बाजल मॉडल इन्होंने लॉन्च किया था वो आया था बिफोर दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 का जो क्राइसिस है उससे इमीडिएटली थोड़ा पहले आया था, वो मैं अभी आपको बताता हूं। और तीसरा है हमारा बाजल 3। तो जैसे मैंने बताया, बाजल 1 आपका आया था 1988 के आसपास, बाजल 2 आया था आपका 2004 में, और जो बाजल 3 आया है ये आपका आया है लगभग 2013 में, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। तो ये अभी सबसे लेटेस्ट बाजल का मॉडल है जिसके ऊपर मोस्टली बैंक इसको फॉलो करते हैं। अब यहां पे देखिए कैच ये है कि जो बैंकिंग सुपरविजन है इसके लिए जब ये रूल बनाए गए तो इसके अंदर कुछ अकॉर्ड सेट किए गए। अकॉर्ड से मतलब है कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए, तो इसीलिए इसको बाजल अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब जो बाजल 1 है इसके अपने सेपरेट रूल हैं, बाजल 2 के थोड़े इनहांस रूल हैं, बाजल 3 में थोड़ी चीजें कम की गई हैं। तो वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो बाजल 1 है जब ये आया था तो उस टाइम जो बैंक थे उनका जो फोकस होता था वो क्रेडिट रिस्क के ऊपर ज्यादा होता था। उस टाइम पे जो मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क है उस पे बैंक उतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे पर्टिकुलरली। एंड क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए, क्रेडिट रिस्क क्या होता है? देखिए, क्रेडिट रिस्क वो है कि जब हम किसी को उधार दे रहे हैं, बेसिकली जो बैंक है जब वो उधार देगा तो उससे एक रिस्क खड़ा होगा, उसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो क्रेडिट रिस्क में बेसिकली इन्होंने क्या किया कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, कि मतलब जो मेरे ऐसे लोन या क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनकी वजह से मेरे सामने रिस्क खड़ा होता है तो उनको कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। तो बाजल कमेटी ने क्या बोला कि आपके पास जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई भी लोन दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, तो बैंक के पास कम से कम कितना पैसा मिनिमम होना चाहिए? उसका लगभग 8% आपको हमेशा अपने पास प्रिजर्व रखना है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए सिंपल एज अ बैंक, तो आप 8 रुपए हमेशा अपनी जेब में कैश रखोगे, ताकि अगर कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन आए तो जो रिटेल लेंडर्स हैं, जो कि हमारे जैसे कस्टमर है, आपके जैसे कस्टमर है, उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% के आसपास इन्होंने अपना रखा बाजल 1 के अंदर। फिर जब बाजल 2 आया तो बाजल 2 काफी एडवांस मॉडल था। अब जो बाजल 2 था इसमें बेसिकली 3 पिलर फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया। वो फ्रेमवर्क कैसा था? बाजल 2। तो इसके बेसिकली यहां पे 3 पिलर्स हैं। सो जो आपका पहला पिलर है दैट टॉक्स अबाउट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है अभी बताता हूं। देखिए, मिनिमम कैपिटल, वैसे नाम से काफी सजेस्टिव है कि मिनिमम कितना कैपिटल बैंक के पास हमेशा होना चाहिए। उसके बाद होता है सुपरवाइजरी रिव्यू, पिलर नंबर 2, सुपरवाइजरी रिव्यू। मतलब कि ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएंगी जो कि रिव्यू करेंगी पूरे मॉडल्स को प्रॉपरली। और नंबर 3 है मार्केट डिसिप्लिन, कि आप मार्केट डिसिप्लिन फॉलो करोगे। इसको बाजल 3 में हटा दिया गया था, मार्केट डिसिप्लिन इज नो मोर देयर बेसिकली। तो थोड़ा सा लेट मी गो अ बिट अप, आई थिंक आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। यस, सो
ये था हमारा बाजल टू। अब बाजल टू में बेसिकली इन तीन पिलर को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये मेक श्योर किया गया कि खाली क्रेडिट रिस्क नहीं, क्रेडिट रिस्क तो है ही, उसके साथ मार्केट रिस्क को भी इंक्लूड किया, एंड देन थर्ड ऑपरेशनल रिस्क। तो इन तीनों रिस्क को केटर करते हुए बाजल टू बनाया गया था। उसके बाद इन सब की अपनी अपनी एक सर्टेन डेफिनेशन है। देखो, जो मिनिमम कैपिटल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि जब भी बैंक पे कोई क्राइसिस आता है तो जो कैपिटल है वही हेल्प करता है। तो ये जो मिनिमम कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीनों रिस्क को कवर करने के लिए बेसिकली बनाया गया था। अब ये जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये किसके लिए है? ताकि हम जो हमारे कस्टमर हैं उनका पैसा वापस कर सकें। तो बेसिकली टू हैंडल बोरोवर रिस्क, इट्स अ सब टाइप। जो हमारा बोरोवर है उससे जो रिस्क खड़ा हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट करी है कि भाई लेट्स से मेरे से कोई एक बहुत बड़ा आदमी 10,000 करोड़ का लोन ले लेता है, बट वो जो लोन मैंने दिया वो कहां से? वो रिटेल कस्टमर्स के पैसे से ही दिया ना, तो यहां पे बोरोवर रिस्क खड़ा हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बिहेवियर रिस्क चेक करना है। यहां पे एक और फैक्टर आता है बिहेवियर रिस्क कस्टमर का। तो बिहेवियर रिस्क रोल अप होता है बोरोवर रिस्क को, और बिहेवियर रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं पीडी मॉडल, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मॉडल। सो अभी आपको मेक सेंस की होगी चीज। ओके, नाउ दिस इज वन पार्ट। अगर आप बात करो बोरोवर रिस्क, बिहेवियर रिस्क की, तो बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर उसको हमने जज कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, बट ये हमें खाली ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और होते हैं बिहेवियर रिस्क के, जो कि होता है आपका लॉस गिवन बाय द डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं एलजीडी मॉडल, एंड जो नेक्स्ट होता है वो होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, कि हमारा कितना ऐसा पैसा है जो कि इस टाइम एक्सपोज्ड है टू द डिफॉल्ट। तो ये होते हैं इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। चलिए अब बात करते हैं बाजल 3 के बारे में, जो कि लेटेस्ट है। तो बाजल 3 जो बेसिकली है, इसको पोस्ट क्राइसिस रिफॉर्म भी कहते हैं। मतलब कि 2008 का जो क्राइसिस था उसके बाद इसको बनाया गया था, तो इसको पोस्ट क्राइसिस रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी यूरोपियन बैंक्स हैं, चाहे बार्कलेज है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, वो सब इसको फॉलो करते हैं, एंड इट्स मैंडेटरी फॉर देम, मेड बाय देयर रेगुलेटरी बॉडीज। इसमें कुछ कंपोनेंट ऐड किए गए थे मिनिमम कैपिटल में। तो जो मिनिमम कैपिटल है आपका, इसको आप इस तरह से समझो, इसको अगर हम ब्रेक करें कैपिटल्स के टीयर में कि कितने टाइप का हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, तो यहां पे बोला गया कि हमारे पास 3 टाइप का टीयर कैपिटल होना चाहिए। टीयर 1, देन हमारे पास होना चाहिए टीयर 2, देन हमारे पास होना चाहिए टीयर 3। ये जो टीयर 1, 2, 3 है ना, ये बाजल 2 में भी था, बट इसमें चेंजेस हुए हैं, परसेंटेज वाइज चेंजेस होते रहे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इट डजंट मीन कि ये बाजल 2 में नहीं था। बट जो टीयर 1 कैपिटल है, इसकी डेफिनेशन क्या है? टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि आपके पास लिक्विड स्टेट में पैसा पड़ा है बैंक के पास, चाहे वो आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका प्रॉफिट है, या फिर कुछ आपके रिजर्व्स हैं, मनी के रिजर्व्स जो बैंक के पास होते हैं, कंपनीज के पास होते हैं, वो भी इसका पार्ट हो सकता है। बट इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ CET1 प्लस AE1। अब आप बोलोगे CET क्या होता है एंड AE क्या होता है रजत? पहले वो समझाओ। चलिए, इसकी आपको मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है कॉमन इक्विटी टीयर, इक्विटी टीयर कैपिटल। मतलब क्या है इसमें? देखो, कॉमन इक्विटी, इक्विटी क्या होती है? जब बैंक अपने ओनरशिप सेल करता है, हमारे और आपके जैसे लोग शेयर खरीदते हैं, तो वो जो पैसा आता है इक्विटी के थ्रू, तो वो तुरंत आ सकता है बैंक जब अपने पैसे, अपना शेयर से उसको बेचेगा, राइट? तो इसलिए इसको बोलते हैं CET1। एंड देन हमारा होता है AE। अब AE क्या होता है? AE होता है एडिशनल टीयर, एडिशनल टीयर। सो बेसिकली टीयर 1 कैपिटल इज इक्वल टू CET प्लस AE। अब इसका जो टोटल है कॉम्बिनेशन, वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 6%, 6% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 1 कैपिटल। सो जो आपका टीयर 1 कैपिटल है वो मिनिमम इट शुड बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 6% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये आप याद रखो। अब बात करते हैं टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या है? बेसिकली नॉन इक्विटी कैपिटल, जिसको आप कहते हो, जो बैंक के पास पड़ा होता है किसी और फॉर्म में, उसको आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के पास कुछ एसेट्स हैं, उनके खुद की बिल्डिंग्स हैं, उनको सेल करके भी बैंक वो काम कर सकता है कि अगर कभी क्राइसिस का टाइम आए तो वो रिस्क को अवॉइड कर सकता है। बट अब वो आपको उसको नॉन इक्विटी टीयर कैपिटल कह सकते हो आप उसको। यहाँ पे नॉन इक्विटी होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई इक्विटी तो इन्वॉल्व नहीं है कि आप एकदम से बेचोगे और तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये आपका टीयर 2 कैपिटल होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 जो कैपिटल है, इसका जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
8% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी नोइंग। क्योंकि क्या होता है, देखिए टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को इंक्लूड करने के बाद ही बैंक एक सेफ स्टेट में पहुंचता है जहां पे कि वो किसी भी तरह के शॉक को अब्सॉर्ब कर सकता है। अब जो टीयर 3 कैपिटल है, इसका जो पार्ट होता है दैट इज इक्विटी एंड नॉन इक्विटी को हटाने के बाद जो एडिशनल प्रॉफिट्स होते हैं, जो मिनिमम छोटे मोटे एसेट्स बैंक के पास हैं, उनको आप टीयर 3 कैपिटल में कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल कैपिटल टाइप्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द परसेंटेज की 6% होना चाहिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 का जो परसेंटेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर काम करता है। और आगे चलते हैं, देखिए लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रेगुलेटरी कैपिटल क्या होता है। रेगुलेटरी कैपिटल, तो रेगुलेटरी कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि आपको रेगुलेटरी बॉडी ने, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बोला है कि इतना कैपिटल आपको रखना है, तो दिस इज टीयर 1 प्लस टीयर 2। सो टीयर 1 प्लस टीयर 2 इज इक्वल टू रेगुलेटरी कैपिटल। और एक और चीज आप यहां पे याद रखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाजिल 2 है उसमें टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 तीनों कैपिटल होते थे। ओके, एंड ये 3 पिलर होते थे कि मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। सो गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है, देखिए जो आपका बाजिल 3 है, जो कि आपका लेटेस्ट बाजिल अकॉर्ड है, इसमें आपने टीयर 3 कैपिटल को एलिमिनेट भी कर दिया है। तो बेसिकली इसमें टीयर 3 कैपिटल नहीं होता। लेटेस्ट बाजिल के अकॉर्डिंग आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 ही अपने पास रखना है। तो बेसिकली बाजिल जो 3 है वहां पे ये 3 पिलर रहते हैं, मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन, बट यहां पे मिनिमम कैपिटल के अंदर टीयर 3 कैपिटल नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। सो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। लेट्स, अगर आप बात करो सबसे पहले पीडी मॉडल की, देन लेट्स टॉक अबाउट एलजीडी मॉडल, देन लेट्स टॉक अबाउट ईएडी मॉडल। तो जब भी हम पीडी मॉडल कैलकुलेट करते हैं बाजिल के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हैं, विच इज इवेंचुअली अ प्रोबेबिलिटी इन आइदर 0 और 1। जो पीडी होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब पीडी मॉडल निकालने के लिए हम क्या क्या मॉडल्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स वाइज, वो आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा यहां पे यूज होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपको 90% केसेस में दिखेगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही यूज यहां पे किया जा रहा है। जो दूसरे नंबर पे यूज होता है वो आपका होता है सर्वाइवल एनालिसिस। सर्वाइवल एनालिसिस भी काफी यूज किया जाता है जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट करते हो। और तीसरा जो मोस्ट यूज है वो है आपका न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये 3 मॉडल काफी ज्यादा यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से जब आप कैलकुलेट करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अब जब हम बात करते हैं लॉस गिवन ऑफ डिफॉल्ट की, लॉस गिवन बाय द डिफॉल्ट के लिए आप हमेशा यूज करते हो मोस्टली केसेस में या तो बीटा रिग्रेशन, ये एक रिग्रेशन का पर्टिकुलर टाइप है, तो बीटा रिग्रेशन काफी ज्यादा यूज किया जाता है। देन आप यूज करते हो यहां पे लीनियर रिग्रेशन। तो ये 2 बैंकिंग मॉडल यहां पे काफी यूज करे जाते हैं एलजीडी निकालने के लिए। देन बात आती है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट की, तो ईएडी जब आप निकालते हो तो आप लीनियर रिग्रेशन भी यूज करते हो। लीनियर रिग्रेशन कॉमन है यहां पे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के केस में लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं होता है। एंड देन सेकंड आप यूज करते हो यहां पे सेगमेंटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कैलकुलेट करते हो। अब यहां पे जब आप ईएडी की बात कर रहे हो, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको और पता होना चाहिए। देखो ईएडी जब भी आप निकाल रहे हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो बेसिकली ईएडी जब भी आप निकाल रहे हो ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। आपका जो प्रोडक्ट है वो रिवॉल्विंग प्रोडक्ट है। रिवॉल्विंग क्या होता है अभी समझाऊंगा। एंड दूसरा होता है आपका क्लोज एंड। रिवॉल्विंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके कॉन्स्टेंटली आपके साथ काम करते रहते हैं, आपके साथ चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, आपने 1 महीने भरा, उसका पैसा जो आपने खर्च किया था अगले महीने फिर खर्च किया, फिर भरा, फिर खर्च किया, फिर भरा, तो कॉन्स्टेंटली आपके साथ चल रहा है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ रिवॉल्विंग प्रोडक्ट। और क्लोज एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपका लोन, आप बार बार लोन नहीं लोगे। अगर आप जाओगे एक बार होम लोन लेने के लिए, उसके बाद आपको एक बार में बड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा एंड उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप ईएमआई पे करते रहोगे, बट बैंक आपको बार बार प्रोडक्ट नहीं दे रहा। तो ये डिफरेंस होता है रिवॉल्विंग प्रोडक्ट में और एक क्लोज एंड प्रोडक्ट में। तो किस तरह का प्रोडक्ट है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोजर एट डिफॉल्ट में काफी सारे फैक्टर चेंज होते हैं जब आप देखते हो कि प्रोडक्ट का टाइप क्या है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट।
चलिए अब बाजल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। एंड बेसिकली प्रोडक्ट्स किस तरह से बाजल के अंदर डिफाइन होते हैं बैंकिंग के, क्योंकि बैंकिंग के अंदर रिटेल एंड होलसेल प्रोडक्ट होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं, तो वो पूरा एरिया कैसे काम करता है, तो सबसे पहले अब वो बताता हूं आपको। लेट्स मेक इट अ पॉइंट। तो जब हम बाजल अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो बाजल 1, 2 और 3 में से कोई सा भी रहा हो, यहां पे आपके पास रहेगा रिटेल, जो कि मोस्टली सबसे कॉमन पोर्टफोलियो है। देन सेकेंड होता है आपका कमर्शियल, जो आपका बड़ा पोर्टफोलियो होता है। बड़ा किस सेंस में? रिटेल में आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं बट पोर्टफोलियो का साइज छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल दैट। बट कमर्शियल क्लाइंट आपके पास कम होंगे बट उनका रेवेन्यू आपको हमेशा ज्यादा ही आता है 19% केसेस में, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बड़ी से बड़ी फर्म है वो आपके पास एक ही बार में आके 10,000 करोड़ का लोन लेती है, जबकि रिटेल साइड से 10,000 करोड़ को डिसबर्स करने में टाइम ज्यादा लगता है। होम लोन कोई नहीं लेने वाला 10,000 करोड़ का, राइट? तो दैट्स जस्ट अ एग्जांपल। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे रिटेल के अंदर प्रोडक्ट किस तरह से काम करते हैं। तो रिटेल जो आपका होता है ना, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना जरूरी है। रिटेल पोर्टफोलियो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बाजल के अंदर? तो रिटेल में आपके पास हमेशा लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स रहता है या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो वो लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स हुआ, राइट? सो लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट रहता है, लेकिन जो एक्सपोजर होता है पैसे का वो स्मॉल होता है। कितनी लिमिट दे दोगे आप एक क्रेडिट कार्ड को? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? बैंक के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट उस सेंस से नहीं होता, बिजनेस सेंस से नहीं होता, बट ऑब्वियसली होता है फ्रॉम द रेवेन्यू परस्पेक्टिव। बट जब आप देखो ना बिजनेस से कितना इन्वॉल्व है, तो कमर्शियल में बहुत बड़ा बिजनेस इन्वॉल्व होता है, यहां पे उतना बड़ा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली मर्ज करता है बैंक एंड देन असेस करता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं आपके कमर्शियल की। तो कमर्शियल में आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ अकाउंट होता है, स्मॉल नंबर ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि कितनी ही कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने उनसे लोन लिया हुआ है कंपेयर टू रिटेल कस्टमर, बट जो उनका एक्सपोजर है ना वो बहुत ज्यादा होगा, एक्सपोजर इज सुपर हाई। अब इसका एक एग्जांपल समझो कि मैं गया बैंक के पास क्रेडिट कार्ड लेने, मेरे जैसे 1,000 कस्टमर चले गए, सबको 2-2, 3-3, 4 लाख की लिमिट दे दी बैंक ने, और एक सिंगल कमर्शियल कस्टमर चला गया, फॉर एग्जांपल टीवीएस को नया प्लांट सेटअप करना है चेन्नई में, वो हम सबसे ज्यादा अमाउंट बोरो करेगा, अकेला क्लाइंट, राइट? तो ये है डिफरेंस रिटेल एंड कमर्शियल का। अब यहां पे इसके एग्जांपल क्या क्या है देखो, इसमें कौन सी किस तरह की कंपनी हो सकती हैं। एक स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, जो अक्सर काफी सारा लोन उठाती हैं, जो कि उतना बैलेंस शीट में इनके पास कैश नहीं है, तो ये बैंक से लोन ले लेते हैं। उसके बाद सेकेंड होते हैं बिग कॉर्पोरेट्स, जैसे कि आपने सुना होगा विजय माल्या ने लोन लिया था, किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया था, तो दैट इज कॉर्पोरेट, इट्स अ बिग क्लाइंट। नाउ जब हम वापस आते हैं, देखिए रिटेल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट के पर्टिकुलर टाइप डिफाइंड है, तो वो आपको जाननी चाहिए। सो एक है यहां पे सबसे पॉपुलर, जो कि है मॉर्गेजेस, जो बेसिकली आप जिसको होम लोन भी कहते हैं, तो दैट इज योर मॉर्गेज। क्योंकि अगर आप लोन फिल या पे नहीं करोगे टाइम से, तो बैंक क्या करेगा, आपका फ्लैट ऑक्यूपाई कर लेगा, सो दैट इज नोन एज मॉर्गेज, ओके? देन सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं QRRE। QRRE की फुल फॉर्म क्या है यहां पे? दैट इज क्वालिफाइंग रिवॉल्विंग, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, रिवॉल्विंग प्रोडक्ट होते हैं, राइट? रिटेल एक्सपोजर, क्वालिफाई रिवॉल्विंग रिटेल एक्सपोजर, इसका एग्जांपल इज क्रेडिट कार्ड। सेकेंड एग्जांपल इज ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट देता है, राइट? सो ये आप समझो, इट्स वेरी इजी। मॉर्गेजेस आपको सिंपली जैसे मैंने बताया, सो लाइक होम लोन इज वेरी गुड एग्जांपल। सो रिटेल पोर्टफोलियो में क्या प्रोडक्ट होते हैं, आई थिंक प्रीटी मच क्लियर है, आपको समझ में आ गया। एंड जब इन प्रोडक्ट्स की बात होती है, तो जब एज अ बैंक मैंने ये प्रोडक्ट सेल कर दिए, ओके, किसी भी कस्टमर के पास अब मेरे ये वाले प्रोडक्ट जा चुके हैं, तो मैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करता हूं। मैं ये ट्रैक करता हूं कि जो मेरा कस्टमर है वो कितना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो उसके लिए मैं क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे चेक करता रहता हूं कस्टमर को। एक तो मैं ये चेक करता हूं कि जो कस्टमर है उसका मंथ ऑन बुक कितना है, कि मतलब वो कितने टाइम से मेरे बैंक में है, ताकि मुझे पता चले कि वो जो कस्टमर है उसकी सीनियोरिटी क्या है कस्टमर बेस में। इससे क्या मतलब है कि मेरा कितना पुराना कस्टमर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इससे मैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग लगा के देखूंगा कि इस तरह के कस्टमर जब फ्यूचर में आएंगे तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे। इट्स अ प्रेडिक्टिबिलिटी, राइट? इट्स अ प्रोबेबिलिटी। Then second most important aspects always is your delinquency. अब delinquency का क्या मतलब होता है? जैसे मेरा कोई कस्टमर जिसने मुझसे होम लोन लिया हुआ है, इसने मुझे 3 मंथ के लिए तो EMI पे करी, चौथे महीने से इसकी जॉब चली गई कस्टमर की, इसने चौथे महीने की EMI मुझे पे नहीं करी, तो हम डेलिक्वेंट कस्टमर बोलेंगे इसको। डेलिक्वेंसी जो है ये बकेट वाइज चलती है, देखिए 30 मंथ की 30 डेज DPD होता है, 60 डेज DPD होता है,
90 डेज डीपीडी होता है, और 90 प्लस के बाद जो डीपीडी होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। तो बेसिकली जेनरिक जो टाइप है, अगर कोई कस्टमर 3 महीने तक कॉन्जिक्यूटिवली ईएमआई पे नहीं करता है उसको हम एक डिफॉल्ट कस्टमर कहते हैं। दैट्स वाई डेलिक्वेंसी बकेट को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें बताती है कि कितने हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि 30 डेज में गया वो उतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, बट हमें एक अलार्म आ जाएगा हमारे माइंड में कि ये कस्टमर आगे जा सकता है। और जो 60 डेज पे है उनका तो पूरा चांसेस है राइट कि वो अगले महीने भी कर सकता है, बट यू नेवर नो, जरूरी नहीं है। बहुत सारे कस्टमर मैंने ऐसे देखे हैं जो कि 60 डेज तक तो जाते हैं लेकिन देन दे गो बैक, दे पे ईएमआई पिछले 2 महीने की एक साथ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ जब आप ये बात करोगे कि डेलिक्वेंसी हमने निकाल ली, हमने मंथ ऑन बुक चेक कर लिया, तो यहां पे बात आती है अब मॉडल बिल्ड करने की। चाहे वो पीडी है, एलजीडी, ईडी, कोई भी मॉडल बिल्ड कर रहे हो, मॉडलिंग लेवल पे नहीं जाएंगे। बट बाजल क्या बोलता है? बाजल ने बोला है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हमेशा कंसिडर करने हैं अपने मॉडल के अंदर। वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है उनको आप की वेरिएबल्स भी कह सकते हो, या फिर इनको रिस्क ड्राइवर भी कह सकते हैं। ये काफी पॉपुलर लैंग्वेज है जो बैंक्स में यूज होती है, की वेरिएबल्स या फिर रिस्क वेरिएबल्स, रिस्क ड्राइवर्स। सो ये क्या क्या होते हैं? 5 से 6 होते हैं, सब उन्हीं के अंदर आ जाते हैं। तो वो है नंबर 1 आपका बैलेंस, नंबर 2 क्या है आपका डेलिक्वेंसी। बैलेंस से आप लोग क्या समझे? जो कि हमारा बैलेंस है अकाउंट में, राइट। डेलिक्वेंसी मैंने जस्ट अभी आपको समझाया। देन हमारी लिमिट क्या है, बैंक ने हमें कितनी लिमिट प्रोवाइड करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। देन पेमेंट्स हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट, तो ये हमेशा चेक की जाती है। एंड देन 5th इज मंथ ऑन बुक। ये 5 की वेरिएबल्स होते हैं जो कि हर मॉडल में होने ही चाहिए। उसके अलावा कुछ सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि उसकी इनकम, कस्टमर की इनकम, देन जॉब टाइप, देन उसकी जॉब ड्यूरेशन। ऑब्वियसली देखिए जितना पुराना कस्टमर होगा, जिसको जॉब करते हुए ज्यादा टाइम हो चुका है, उसके चांसेस कम रहेंगे डिफॉल्ट करने के, बिकॉज ही इज अर्निंग गुड। और जॉब टाइप पे डिपेंड करेगा कि भाई उसकी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, एंड देन इनकम उसकी किस कैटेगरी में फॉल हो रही है। तो इनसे भी हमें पता चलता है कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। सो ऑन दैट लेवल यहां पे कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में कि भाई यूटिलाइजेशन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यूटिलाइजेशन वेरिएबल कौन से होते हैं? आपका जो लिमिट है एंड जो आपका बैलेंस है, इन दोनों को अगर आप कंबाइंड कर दो तो इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन वेरिएबल्स। ओके, एंड देन पेमेंट एंड बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट यूटिलाइजेशन वेरिएबल का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो दैट। नाउ ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो बाजल के बारे में समझाने का था कि बाजल के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं। ऑब्वियसली पीडी, एलजीडी, एडी मॉडल आप जब कैलकुलेट करोगे तो देन यू विल गेट टू नो मोर। उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है। ये वीडियो था, इट्स ऑल अबाउट टू गेट द फ्लेवर कि आप बाजल किस तरह से समझोगे, बाजल के अंदर कितने टाइप के मॉडल हैं, उसके अंदर क्या क्या फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बेसिकली टियर 1, टियर 2, टियर 3 कैपिटल किस तरह से काम करता है, और इसकी परसेंटेजेस क्या है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई भी आपका क्वेश्चन कंसर्न हो, सो दैट आई कैन एड्रेस दैट। एंड थैंक यू सो मच।